तीनों अपना लक्ष्य और आदित दोनों वो एंजॉय कर रहे थे। सोना उन दोनों को बात करते सुन रही थी। लक्ष्य ने सोना से पूछा, सोना तुम इतनी चुप क्यों हो? लक्ष्य की बात सुन के सोना ने कहा, हम तो पहले भी ऐसे ही रहते थे। कुछ देर बाद बहुत सारे बॉडीगार्ड्स पार्टी में आए। उनके हाथों में राइफल था। सब इधर उधर फैल गए। सोना ने जब उन बॉडीगार्ड को देखा तो वो पहचान गई। उसके रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी सी दौड़ गई। उनके अचानक से ऐसे आने से सब उनको देखने लगे। कुछ लोग खौफ से देख रहे थे, कुछ एक्साइटेड होकर। सबको पता था वो बॉडीगार्ड्स किस परिवार के थे। सबकी नज़र मेन गेट पर एक वहां से एक जैसे दिखने वाले 4 हैंडसम लड़के अंदर आ गए। उनके साथ एक मिडिल एज आदमी और एक लेडी थी। लड़कियां उन्हें देख के पागल सी हो गईं। उन चारों ने एक ही जैसे कपड़े पहन रखे थे, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पेंट और ब्लैक ब्लेजर। चारों ने अपना बाल सेट किया था। आंखों पर गॉगल्स, क्लीन शेव्ड, बहुत ही आकर्षक और मिस्टीरियस लग रहे थे। वहां पर कोई रिपोर्ट नहीं थे। उन्हें देखकर लग रहा था किसी पेंटिंग से निकल कर आए हैं। सबकी निगाहें उन पर टिकी थीं। सब उनके आने से अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और अपना सर उनके सम्मान या फिर कहें तो डर से झुका के उनको ग्रीट किया और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। मिस्टर बद्रा उनके पास गए। मिस्टर बद्रा हाथ मिलाते हुए बोले, हेलो मिस्टर रायजादा, आपका हमारी इस छोटी सी पार्टी में स्वागत है। शिवा ने भी उन्हें ग्रीट किया। नीलिमा जी से मिस्टर बद्रा ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। नीलिमा ने भी मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। मिस्टर बद्रा ने उन चारों को देखते हुए वेलकम किया। चारों ने उनसे हाथ मिलाया। अंश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे सब राउंड टेबल के पास कुर्सी पर बैठ गए। मिस्टर बद्रा और शिवा दोनों बातें करने में लग गए। उस पार्टी में बहुत से अमीर खानदान के लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी उनसे बात करने में सहज नहीं था। रेहान ने दीप के कान में कहा, दीप भाई ऐसे के साथ बैठे रहें तो हम तो बोर हो जाएंगे। देखिए ना डैड कैसे मिस्टर बद्रा के साथ बिजनेस की बातें करने में लग गए। नीलिमा जी ने उसकी बात सुन के उसके हाथ पे हल्के से मारा। आह मॉम, आप डैड के साथ बैठिए, मैं तो चला ड्रिंक करने। रेहान ने नीलिमा को देखते हुए कहा और उठ के बार काउंटर पर चला गया। उसके जाते ही दीप और शौर्य उसके पीछे चले गए। वहां पर बहुत से लोग बैठ के ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। अंश अपने मॉम डैड के साथ वहीं बैठ के मिस्टर बद्रा की बातें सुन रहा था। इधर सोना ने जब से अंश को देखा था तब से वो बहुत घबरा रही थी। उसके पैर एची लगे। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे अब लग रहा था वो बेकार में इस पार्टी में आई है। उसे बैठे बैठे भी चक्कर आना शुरू हो गया। इधर लक्ष्य ने अंश को देखकर अपनी मुट्ठी कस ली। उसके आंखें गुस्से से लाल हो हैं। किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं था। वो कुर्सी पर बैठ के एक तक अंश के तरफ देख रहा था। कबीर और मिस्टर ओबरॉय भी उनको देखकर कुछ खास खुश नहीं थे। मीरा के चेहरे पर अलग टेंशन दिख रहा था। वो सोना के पास आकर बैठ गई। उसने सोना का चेहरा गौर से देखा। वो सल हुई सी लग रही थी। आदित्य ने उसे पूछा, दी आप ठीक हैं ना? क्या हुआ, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आदित्य की बात सुन के सोना अपने जिए में आई। वो घबराते हुए मुस्कुराई और कहा, नहीं छोटे, हमें कुछ नहीं हुआ। वो थोड़ी सॉफोकेट हो रही हैं। लक्ष्य का ध्यान भी उन दोनों के बातों पर आ गया था। मीरा भी उन दोनों की बात सुन रही थी। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था सोना ऐसे घबरा क्यों रही है। मिस्टर ओबरॉय और कबीर भी उनके पास आकर बैठ गए। पापा हमें घर जाना है, सोना ने कबीर को देखते हुए कहा। कबीर उसे ऐसे सुन के सोना को देखने लगा। पर बेटा अभी तो आए हैं। प्लीज पापा, सोना ने अपनी घबराई हुई आवाज में कहा। कबीर ने भी अपना सिर हिला दिया। ठीक है, मैं मिस्टर बद्रा से मिलकर आता हूं। उन्हें बता देता हूं हम यहां से जा रहे हैं। ठीक है, कबीर ने सोना को ऐसे घबराते हुए देख के कहा। मिस्टर बद्रा अभी किसी दूसरे गेस्ट के साथ बात कर रहे थे। कबीर को अपने तरफ आते हुए वो बात करते रुक गया। कबीर उनके पास पहुंच के उनसे कहा, मिस्टर बद्रा, हम घर जाना चाहते हैं। मेरी बेटी अनकंफर्टेबल हो रही है। उसका तबीयत खराब सा लग रहा है। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम सब जाना चाहते हैं।
कबीर ने एक सांस में कहा। मिस्टर बद्रा ने उन्हें मुस्कुरा के देखा। देखिए मिस्टर शाह, अभी तो आपने खाना भी नहीं खाया है, आप ऐसे कैसे खाली पेट जा सकते हैं? रुकिए, मैं आपकी बेटी से बात करता हूँ। मिस्टर बद्रा ऐसे ही सोना के पास आ गया। उन्होंने सोना को देखते हुए उसके सिर पर हाथ रख के कहा, बेटा तुम घबराओ मत, आप सब खाना खा के जाना, ठीक है? सोना उन्हें देखने लगी। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम मेरी बेटी के साथ रह सकती हो, उसे भी पार्टी नहीं पसंद, वो अपने कमरे में है। मिस्टर बद्रा ने फिर से कहा। सोना अपने पापा को देखने लगी। कबीर ने सोना को आंखों से इशारा करके हाँ कहा। सोना ने मिस्टर बद्रा को देख के हाँ कहा। मिस्टर बद्रा मुस्कुराए और एक लड़की को आवाज दिए। वो उसके घर की मेड थी। वो मिस्टर बद्रा के सामने सिर झुका के खड़ी हो गई। मिस्टर बद्रा ने उसे कहा, सीमा तुम सोना को कावेरी के कमरे में ले जाओ और खाना खिला दो, इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सीमा ने सिर हिलाकर हाँ कहा और सोना को अपने साथ लेके चली गई। मिस्टर बद्रा भी उनको एंजॉय करने को कहा और वहां से चला गया। इधर सोना सीमा के पीछे जा रही थी। घर के अंदर थोड़ा अंधेरा था, बस कुछ ही लाइट्स ऑन थे। सीमा आगे आगे चल रही थी, तभी किसी ने उसे बुलाया। सीमा सोना को देखते हुए बोली, आप यहीं रुकिए, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। ऐसा कहकर वह बिना सोना की बात सुने वहां से चली गई। सोना अब अकेली वहां पर खड़ी थी। उसने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वहां अकेले उसे डर लग रहा था। वह धीरे धीरे चलने लगी। तभी किसी से सोना टकरा गई। वह गिरने को थी, तभी किसी के मजबूत बाहों ने उसके कमर को पकड़ लिया। सोना आंखें बंद करके वैसे ही उस बाहों में झूल रही थी। उस आदमी ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके कान में कहा, सरप्राइज। सोना की आंखें झट से खुल गईं। उसने ऊपर देखा, उसने किसी की जानी पहचानी आंखें देखीं। उसकी आंखें बिल्कुल सपने वाले लड़के जैसी थीं। ये एक सपना है, सोना ने अपने मन में कहा और आंखें फिर से बंद कर लीं। उसके मुंह से निकला, आप सिर्फ सपना हो, हमें पता है आप सच नहीं हो। सोना के मुंह से ये सुनकर अंश के होठों पर हंसी आ गई। सोना अपनी आंखें खोलकर देखने लगी। हल्की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। वह घबराने लगी। वह खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए हमें, हमें जाना है। उसके होंठ बुरी तरह से कांप रहे थे। अंश ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर मजबूत कर ली। अंश के होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। पा प्लीज हमें जाने दीजिए, सोना डरते हुए बोली। अंश उसके बाह को पकड़कर खींचते हुए कहीं ले गया। सोना जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, हेल्प प्लीज हेल्प, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अंश ने अपनी पकड़ उसकी बाह पर कस ली, जिससे सोना के मुंह से सिसकी निकल गई। अंश प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें दर्द हो रहा है, सोना ने रोते हुए कहा। अंश उसके मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर अचानक से रुक गया। सोना उसे रुकते हुए देखकर वह भी रुक गई। कुछ पल बाद उसने सोना की बाह पकड़े ही उसे अपने सामने किया और दीवार से लगा दिया। अंश सोना के एकदम करीब था। सोना ने अपने दोनों हाथ अंश के सीने पर रखे थे। उन दोनों की आंखें एक पल के लिए टकरा गईं। सोना ने अपनी नजरें नीची कर लीं। उसकी आंखों से आंसू टपककर उसके गाल को भिगो रहे थे। अंश ने उसे ऐसे खुद से डरते हुए देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। अंश के होठ एक साइड से उठ गए। प्लीज हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया, सोना अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, क्योंकि अंश अपना चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के करीब ले आया था। अंश सोना के बदलते भाव को करीब से देख रहा था। सोना की पलकें गीली थीं। उसके सुंदर चेहरे पर ढेर सारा डर देखकर अंश को बहुत अच्छा लग रहा था। अंश धीरे से उसके चेहरे के पास झुका। सोना को अंश की गर्म सांसें उसके चेहरे पर महसूस हो रही थीं। वह उसके कान के करीब आया और अपनी भारी आवाज में कहा, सी यू सून किटन। सोना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे जब बहुत देर तक कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोल लीं। उसने देखा वहां पर उसके अलावा और कोई नहीं था।
सोना ने इधर उधर देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। वह सीधा वहां से घर के बाहर भाग गई। सोना के वहां से चले जाने के बाद अंश, जो अंधेरे में छिप गया था, वहां से बाहर आया। उसके दोनों हाथ उसके पॉकेट में थे। उसके होठों पर अजीब सी हंसी थी। अंश वहां से जाने वाला था, तभी उसने देखा वहां पर अंधेरे में कोई खड़ा था। अंश वहां से जाने वाला था, तभी उसने देखा वहां पर अंधेरे में कोई खड़ा था। अंश वैसे ही मुस्कुराते हुए उसके पास गया। अंश उसके एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। लक्ष्य ओबरॉय, अंश ने तिरछी हंसी हंसते हुए कहा। मिस्टर चंद्रा ओबरॉय का एक लौता बेटा। तुम तो लंदन में अपने बाप के काले करतूतों को संभालते थे ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंश ने फिर से कहा। लक्ष्य उसके सामने गुस्से से खड़ा था। उसके हाथ मुट्ठी में भींच गए थे। लक्ष्य ने दांत चबाते हुए कहा, तुम सोना से दूर रहो, वो सिर्फ मेरी है। अंश उसे ऐसे गुस्से में देखकर हंसने लगा। हा हा हा, लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य, तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई? अंश लक्ष्य का चक्कर लगाते हुए कहा। लक्ष्य ने उसे गुस्से से देखा। तुम दूर रहो उससे, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, लक्ष्य ने गुस्से से कहा। अंश उसके सामने रुक गया। अंश के भाव एकदम से बदल गए। जहां अभी उसके चेहरे पर चिढ़ाने वाले भाव थे, अब वो एकदम डार्क हो गए। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझसे किसी दूर रहना है, किस नहीं? अंश ने लक्ष्य को घूरते हुए कहा। उसकी आंखें एकदम से गहरी हो गई। लक्ष्य फिर भी वहां वैसे ही खड़ा था। अगर उसके जगह पर कोई आम इंसान होता तो अभी तक से अंश को ऐसे देखकर खड़े खड़े बेहोश हो जाता। तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ आज सामने कैसे खड़े हो? अंश की गहरी आवाज लक्ष्य के कानों में पड़ी। अगर मैं नहीं चाहता तो तुम कभी इंडिया वापस नहीं आ सकते थे, अंश ने कहा। लक्ष्य उसकी बात गुस्से से सुन रहा था। अंश आगे बोला, तुम और तुम्हारे बाप किस मकसद से यहाँ आए हो वो भी मुझे अच्छे से पता है। तुम्हें क्या लगा था अंश रायजादा को कुछ पता नहीं चलेगा? अंश ने अपना दांत पीसते हुए कहा। ये अंश रायजादा का शहर है। यहाँ कब क्या होगा ये मैं डिसाइड करता हूँ, और तुम मेरेंग शहर में खड़े होकर मुझे चैलेंज कर रहे हो? लक्ष्य अभी तक से कुछ नहीं बोला। अंश ने उसे उकसाते हुए कहा, तुम इस लड़की के लिए मुझसे लड़ने आए हो। याद रखना, इस लड़ाई में जीत सिर्फ अंश रायजादा की होगी। अंश ऐसा कहकर अंश लक्ष्य के आंखों में देखने लगा। अंश वहां से जाने वाला था, तभी लक्ष्य ने गुस्से से अंश की कॉलर पकड़ लिया। लक्ष्य अंश के आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम हद में रहो, मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बकवास करोगे। अंश लक्ष्य के दोनों हाथों को अपने कॉलर से हटाते हुए कहा, कर लो जो तुम कर सकते हो। अंश लक्ष्य को देखते हुए वहां से चला गया। लक्ष्य अपना हाथ दीवार पे मरते हुए कहा, डैम इट, इधर सोना घर से भागते हुए निकली और पार्टी वाले गार्डन में आ गई। वो इधर उधर अपनी फैमिली को ढूंढने लगी। किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। सोना बहुत डरी हुई लग रही थी। रेहान, दीप और शौर्य की नज़र सोना पर पड़ी। तीनों उसे हांफते हुए देख रहे थे। रेहान गुस्सा करते हुए कहा, दीप भाई, ये तो वही लड़की है ना? ये यहाँ क्या कर रही है? मैं अभी उसे बताता हूँ। कहके रेहान अपनी सीट से उठने वाला था, दीप ने उसका हाथ पकड़ के वापस बिठा दिया। शौर्य की नज़र अंश के कुर्सी पर गई, वो वहां पर नहीं था। शौर्य ने दीप और रेहान को उधर इशारा किया। वो दोनों भी अंश के कुर्सी को देखने लगे। वहां पर अंश नहीं था। ये अंश कहाँ गया? शौर्य ने कहा। पता नहीं, कहीं उसने तो कुछ नहीं किया इसे, दीप ने फिक्र करते हुए कहा। रेहान और शौर्य दीप के ऐसा कहने से उसे घूरने लगे। नीलिमा जी कुछ लेडीज के साथ सोना के बंगल में ही बातें कर रही थी। उन्होंने सोना को ऐसे हांफते हुए देखा तो उसके पास आ गई। क्या हुआ बेटा? तुम घबरा क्यों रही हो? सोना ने जब किसी की प्यारी आवाज सुनी तो उस आवाज के तरफ देखने लगी। वहां पर एक करीब 50 की एलिगेंट लेडी खड़ी थी। सोना अभी भी घबरा रही थी। नीलिमा उसका हाथ पकड़ के कोने में लेके गई। अब बताओ, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? नीलिमा ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर पूछा। सोना बोली, कुछ नहीं आंटी, हम बस घबरा गए थे। हमें हमारे पापा नहीं मिल रहे हैं,
ऐसा बोल के वो मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। नीलिमा उसके माथे का पसीना टिश्यू से पोंछते हुए बोली, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम पहली बार ऐसे पार्टी में आई। ऑल सोना ने जल्दी व्हील्हा में सिर हिलाया। नीलिमा उसके इस हरकत पर मुस्कुरा दी। अच्छा बताओ, तुम्हारे पाशा का नाम क्या है? मैं किसी को उनको ढूंढने के लिए कह देती हूँ। ठीक है, नीलिमा सोना के गाल को छूकर बोली। कबीर शाह मेरे पापा हैं। आप जल्दी से उनको ढूंढने के लिए कहिए न, सोना नीलिमा को देखते हुए बोली। नीलिमा ने हाँ में सिर हिलाया और किसी को कबीर को ढूंढने के लिए कहा और सोना का हाथ पकड़ के अपने साथ अपने टेबल पर ले गई। तब तक तुम यहाँ मेरे साथ बैठो। नीलिमा सोना को बिठाते हुए बोली। शिवा और मिस्टर बद्रा जो अभी भी एक दूसरे से बात कर रहे थे, उन दोनों ने सोना को देखा। मिस्टर बद्रा सोना को देखते हुए बोले, बेटा, मैंने तुम्हें मेरी बेटी कावेरी के कमरे में आराम करने के लिए भेजा था न? लगता है तुम्हें कावेरी पसंद नहीं आई। ऐसा कह के मिस्टर बद्रा हंसने लगे। सॉरी अंकल, वो हम घर जाना चाहते हैं, सोना ने सिर झुकाए हुए ही मिस्टर बद्रा से कहा। वो अपने हाथों को मसल रही। नीलिमा ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ओहो, वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गई, सोना नीलिमा को देखते हुए बोली। हमरा नाम सोना है। वो अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। नीलिमा ने अपना और शिवा का परिचय दिया। सोना का ध्यान नहीं होने के वजह से उसने उन दोनों का सरनेम नहीं सुना। उसने शिवा को नमस्ते किया। शिवा ने अपना सिर हिला दिया। कुछ देर बाद मिस्टर बद्रा वहां से उठकर दूसरे गेस्ट से बातें करने चले गए। शिवा और नीलिमा सोना की बातें चुपचाप सुन रहे थे। रेहान, दीप और शौर्य सोना को ही देख रहे थे। आंटी, पाशा को ढूंढने में कितना समय और लगेगा? सोना ने बहुत मासूमियत से पूछा। डोंट वरी बेटा, वो आ जाएंगे। तब तक तुम हमसे बात कर सकती हो। नीलिमा ने उसका हाथ पकड़ के कहा। अच्छा, तुमने कुछ खाया है या नहीं? नीलिमा ने सोना को देखते हुए पूछा। सोना ने ना में सिर हिला दिया। हमें भूख नहीं है, सोना ने कहा। वो कुछ ही देर में बहुत कमजोर दिख रही थी। नीलिमा ने उसे ऐसे परेशान होते हुए देखा तो वो इधर उधर देखने लगी। उन्हें देखकर लग रहा था वो किसी को ढूंढ रही है। आंटी, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम घर जाना चाहते हैं, सोना ने कहा। इस वक्त उसके आंखों में आंसू थे। नीलिमा उसे ऐसे परेशान देखकर बोली, ठीक है, तुम्हें हमारा बेटा घर छोड़ देगा। मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगी, अगर तुम चाहो तो, नीलिमा ने पूछा। सोना उसे देखने लगी। उसने अपने मन में सोचा, क्या हमें इन पर भरोसा करना चाहिए? नीलिमा ने उसे ऐसे सोचते देखा तो वो समझ गई सोना क्या सोच रही है। नीलिमा उसे मुस्कुराते हुए देखकर बोली, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो सोना। मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगी। ठीक है, नीलिमा ने उसे प्यार से समझाया। सोना ने हाँ में सिर हिला दिया। रेहान, दीप और शौर्य सोना को नीलिमा के साथ देखकर हैरान थे, क्योंकि नीलिमा अनजानों से ज्यादा बातें नहीं करती थी। और उन्होंने तो सोना को, जिसे वो जानती भी नहीं, उसे अपने पास बिठाया था। उन सब ने देखा अंश नीलिमा के तरफ बढ़ रहा था। सोना का सर नीचे होने के वजह से उसने अंश को नहीं देखा। अंश उसे देखते हुए उसके सामने ही बैठ गया। अंश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुछ समय पहले का जो अंश था वो अब गायब हो गया था। नीलिमा अंश को देखकर मुस्कुराई। उसने सोना से कहा, देखो मेरा बेटा भी आ गया। अब वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। हम सोना अपना सिर उठा के अपने सामने देखा। अंश उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। अंश अपना दोनों पैर फैला के बैठा था। शिवा अंश को देखने लगे। अंश को ऐसे सोना को घूरते देखकर शिवा ने अपना गला साफ किया। अंश अपने पापा को देखने लगा। सोना की तो हालत ही खराब हो गई। उसने नीलिमा को देखा। नीलिमा सोना को देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने अंश के तरफ इशारा करते हुए कहा, सोना, इससे मिलो। मेरा बेटा अंश, और अंश ये सोना है। उन्होंने फिर सोना को देखते हुए कहा। अंश और सोना एक दूसरे को देखने लगे। अंश के नजरों में कठोरता थी और सोना के आंखों में हल्के से आंसू।
उन दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसके हाथ टेबल के नीचे बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने अपना सिर फिर से झुका लिया। तब तक रेहान, दीप और शौर्य भी उनके साथ आकर बैठ गए। उनके हाथ पर एक एक शैंपेन की ग्लास थी। तीनों कभी सोना को देखते, कभी अंश को। अच्छा अंश, तुम सोना को घर छोड़ देना, मैं मिस्टर शाह से बात कर लूंगी, नीलिमा ने कहा। सोना उन्हें बेचारी आंखों से देखने लगी। न नहीं आंटी, हम पापा को ढूंढ लेंगे। थैंक यू, सोना ने कांपते हुए कहा। देखो सोना, तुम्हारे पापा अपने दोस्तों साथ बातें कर रहे होंगे तभी तो, नहीं तो वो तुम्हारे साथ होते ना बेटा, नीलिमा उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली। तुम्हें अंश छोड़ देगा ठीक है, नीलिमा ने कहा। अंश, तुम सोना को उसके घर छोड़ दोगे न, नीलिमा ने अंश को देखते हुए कहा। उन्होंने अंश को आंखों से इशारा करके हाँ बोलने को कहा। रेहान शौर्य के कान में फुसफुसाया, भाई देखना, अंश भाई मना कर देंगे। शौर्य ने भी फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, वो हाँ बोलेगा। रेहान उसे मुंह बना के देखने लगा। दीप ने कहा, लगी 1 करोड़ की शर्त, वो मना करेगा। सोना अपने मन में कहा, प्लीज ना कहिए। प्लीज। हाँ, अंश ने कहा। सोना उसे हैरानी और डर से देखने लगी। नीलिमा खुश हो गई। रेहान और दीप शौर्य को देखने लगे। शौर्य ने अकड़ते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना वो मान जाएगा। दीप और रेहान ने सिर हिला दिया। सोना भी हैरान हो गई। शिवा अंश को गौर से देखने लगे। उन्हें सब पता रहता था, कब अंश क्या करता है और क्या करने वाला है। बाप आखिर बाप होता है। नीलिमा खुश हो गई। ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ अब, नीलिमा ने कहा। अंश अपनी जगह से खड़ा हो गया और बाहर चला गया। उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड भी जाने लगे। शिवा ने हाथ दिखाकर उन्हें जाने से मना कर दिया। नीलिमा खड़ी हो गई और सोना का हाथ पकड़ के उसे भी खड़े होने में मदद की। रेहान, सोना को अंश के पास छोड़ आओ, नीलिमा ने रेहान से कहा। रेहान न चाहते हुए भी हाँ कह के खड़ा हुआ और बोला, आइए। नीलिमा ने सोना को गले से लगाया और उसके गाल को छू कर बोली, अपना ख्याल रखना हम। सोना हाँ में सिर हिला दी और बाय कहकर रेहान के पीछे धीरे धीरे चली। दोनों अंश के कार के पास पहुंच गए। अंश का ड्राइवर कार को अंश के पास लेके आ गया था। अंश ने उसे बाहर आने को कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सोना उसके साथ जाने के लिए घबरा रही थी। रेहान ने उसके लिए कार के आगे का दरवाज़ा खोला। बैठिए, रेहान ने बेरुखी से कहा। सोना बिना अंश को देखे गाड़ी में बैठ गई। रेहान ने जोर से दरवाज़ा बंद किया जिससे सोना चौंक गई। अंश ने जल्दी से कार स्टार्ट किया और सड़क पर भगाने लगा। अंश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अंश रोड को देखते हुए सोना से कहा, अपना सीट बेल्ट लगाओ। सोना उसकी आवाज़ सुन के घबरा गई। उसने सिर झुकाए ही सीट बेल्ट को हाथ में लिया और लगाने लगी। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। अंश ने ब्रेक लगा दी। गाड़ी झटके के साथ रुक गई। सोना का सर गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगने को था कि अंश ने अपना हाथ उसके सिर के आगे लगा दिया। सोना अंश को देखने लगी। अंश उसे ही घूर रहा था। घबराई मत, मॉम ने तुम्हें सही सलामत घर छोड़ने की जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अंश ने सख्त टोन में कहा। अंश सोना की तरफ झुकने लगा। सोना ने उसे अपने पास झुकते हुए देखा तो वो पीछे हट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। क्लिक की आवाज आई। सोना झट से अपनी आंखें खोली। अंश ने उसका सीट बेल्ट लगा दिया था। अंश अपने सीट पर बैठ गया और गाड़ी चालू किया। अंश और सोना एक साथ थे। अंश सोना को उसके घर छोड़ने जा रहा था। कुछ देर बाद पार्टी में कबीर को मिसेस रायजादा ने सब कुछ बता दिया था। मीरा उनकी बात सुन के शॉक हो गई। कबीर के भी कुछ यही हाल थे। थैंक यू मिसेस रायजादा, मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए, कबीर ने सिर झुकाते हुए कहा। कबीर को पता था कब किससे कैसे बात करना है। कुछ देर बाद मिस्टर और मिसेस रायजादा पार्टी से चले गए। कबीर ने भी मिस्टर बद्रा से जाने के लिए कहा और वो लोग भी चले गए। गाड़ी में नीलिमा खुश होते हुए शिवा से बोली, सुनिए, आपको सोना कैसी लगी?
शिवा अपने टैब में कुछ करते हुए बोले, ठीक थी। आप उसके बारे में क्यों पूछ रही हैं? नीलिमा फिर चहकते हुए बोली, हमारे अंश के लिए कैसी रहेगी? शिवा उसे कंफ्यूज होके देखने लगे। आप क्या कहना चाहती हैं नीलू? शिवा ने पूछा। आपने देखा अंश कैसे उसे देख रहा था और वो पहली बार किसी लड़की के साथ है। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? नीलू शिवा का हाथ पकड़ते हुए बोली। शिवा मन में सोचने लगे, आपको कैसे बताऊँ आपका बेटा क्यों है उसके साथ? नीलिमा ने फिर से पूछा, बताइए ना, सोना बहुत प्यारी है ना? शिवा बोले, प्यारी तो है लेकिन साथ में कमजोर भी है। आपने देखा उसने अंश को एक बार भी नहीं देखा। उसके आंखों में डर दिख रहा था। उसे देखकर लग रहा था वो कभी भी रो पड़ेगी। तुम ऐसी लड़की चाहती हो अंश के लिए? नीलिमा शिवा की बात सुनकर उदास सी हो गई। इधर सोना और अंश गाड़ी में खामोश बैठे थे। कुछ देर बाद सोना का घर आ गया। अंश ने गाड़ी रोकी। उसने मास्क पहन लिया था। कबीर ने घर पर बिंदिया को बता दिया था कि कोई सोना को छोड़ने आने वाला है। अंश ने सोना को देखा, वो सो गई थी। उसके काले लंबे बाल हवा से लहराकर उसके चेहरे पर आ रहे थे। अंश उसके तरफ झुका और उसका सीट बेल्ट खोल दिया। अंश ने उसे ध्यान से देखा। सोना के चेहरे की मासूमियत अब डर में बदल गई थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर का थकान दिखाई दे रहा था। उसकी पलकें बहुत सुंदर लग रही थीं। अंश कुछ देर ऐसे ही उसे देखता रहा और गाड़ी से उतरकर सोना को अपने बाहों में उठा लिया। उसने देखा सोना का वेट बहुत कम है। अंश को लग रहा था उसने किसी बच्चे को गोद में उठाया है। अंश ने घर का डोर बेल प्रेस किया। कुछ ही देर में बिंदिया ने दरवाजा खोला। सोना को किसी लड़के के बाहों में देखकर वो हैरान हो गई। अंश ने उसे देखकर पूछा, इसका कमरा कहाँ है? बिंदिया ने ऊपर की तरफ अपने हाथ से इशारा किया। अंश उसे जल्दी से अंदर ले गया और बेड पर लिटा दिया। वो उठने वाला था, तभी सोना के कुछ बाल उसके बटन में उलझ गए थे। अंश ने फिर से सोना का चेहरा देखा। उसे बहुत तेज गुस्सा आया जिससे उसने सोना का बाल झटके से उसके बटन से अलग कर दिया। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका बटन टूट के गिर गया था। बिंदिया भी उसके पीछे कमरे में आ गई थी। बिंदिया ने उसे शुक्रिया कहा। अंश वहां से चला गया। अंश अपने मेंशन के लिए निकल गया। रास्ते में ड्राइव करते उसने वहां देखा जहां पर सोना अभी कुछ देर पहले बैठी थी। उसे महसूस हो रहा था कि सोना की खुशबू अभी भी गाड़ी के अंदर है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लंबी सांसें लेने लगा। अंश उस खुशबू को अपने अंदर समा लेना चाहता था। उसने नोटिस नहीं किया कि एक गाड़ी उसके सामने से स्पीड से आ रही थी। उन दोनों की टक्कर होने वाली थी तभी अंश ने आंखें खोली और स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड मोड़ दिया। अंश की कार रोड के किनारे वहां पर एक पोल से टकरा गई। गाड़ी से बीप बीप की आवाज आने लगी। अंश ने अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग व्हील पर मारा। दामन इट, हाउ कैन आई गेट लॉस्ट लाइक दिस? अंश गुस्से से बोला। वो गाड़ी से उतर गया। जिस गाड़ी से टक्कर होने वाली थी उसकी गाड़ी भी कुछ दूर जाकर रुक गई थी। उस गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकला। वो एक 25 से 26 साल का लड़का था। वो अंश के पास आया और उसकी गाड़ी को देखने लगा। आप ठीक तो हैं ना? उस लड़के ने पूछा। अंश उस लड़के के ऐसे पूछने से चिढ़ के उसे देखने लगा। वो लड़का खुद को ऐसे घूरते देखकर जल्दी से सॉरी बोला और वहां से चला गया। अंश ने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया। कुछ ही देर में 2 कार उसके सामने आकर रुकी और अंश उसमें बैठ के चला गया। इधर कबीर, मीरा और आदित्य तीनों घर पहुंचे। कबीर और आदित्य अपने कमरे में गुड नाइट बोलकर चले गए। मीरा सोना के कमरे में गई। उसने देखा सोना बॉल बनके सो रही थी। मीरा उसे देखने लगी। उसने गहरी सांस छोड़ी। उसे अच्छे से सोते देखकर मीरा का मन भी शांत हो गया। मीरा सोना के सिर को सहलाकर अपने कमरे में आ गई। कबीर बाथरूम से फ्रेश होकर आ रहा था। मीरा उसे देखकर उसके लिए कपड़ से कपड़े निकालकर बेड में रख दी और खुद भी फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद मीरा बाथरूम से बाहर निकली। उसने देखा कबीर सोफे पर बैठ लैपटॉप में कुछ काम करने में लगे थे। कबीर, आधी रात हो गई है, प्लीज सो जाओ।
तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है इतनी देर तक जागना और ऊपर से पार्टी की थकान, मीरा ने कहा। अब सो जाते हैं। कल कर लेना जो भी करना हो। मीरा कबीर के पास गई और लैपटॉप को बंद करते हुए बोली। कबीर मीरा को मुस्कुराते हुए देखने लगा। कबीर मीरा को उसके कमर से पकड़कर करीब कर लिया और अपना चेहरा उसके पेट पर छुपाकर अपने हाथों को उसके कमर पर लपेट लिया। क्या हुआ? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, मीरा कबीर के बालों में हाथ फेरते हुए बोली। कबीर ने कुछ नहीं कहा। तुम्हें पता है ना मीरा, मैं जो भी करता हूँ वो हमारे बच्चों और तुम्हारे लिए है, कबीर ने धीरे से कहा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके बालों को सहला रही थी। तुम्हें तो सब पता है ना, हमारी फैक्ट्री लॉस में जा रही है। मैं सोच रहा था हम अपना घर कुछ समय के लिए गिरवी रख देते हैं। आज पार्टी में हमारे लॉयर मिस्टर सुमित शर्मा मिले थे, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा हमारे सारे शेयर भी खत्म होने को हैं। हमारे सारे रिसोर्स खत्म होने को हैं। हमारा आखिरी सहारा बस हमारा घर है। कबीर अपना सिर उठा के मीरा को देखने लगे। तुम बताओ, मैं कैसे परेशान न रहूं? मीरा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। देखिए, आप ऐसे परेशान रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? आप अभी आराम करो, हम कल बात करेंगे। कबीर ने ना में सिर हिला दिया। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने इंदौर के घर को गिरवी रखने का सोचा है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। मैंने हमारी ट्रैवल कंपनी के बारे में भी सोचा, लेकिन उस काम को बंद नहीं कर सकते, कबीर ने कहा। मीरा कबीर के पास सोफे पर बैठते हुए बोली। देखिए, बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, सोना तो बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े होने वाली है। हम माँ, आकाश और आदित्य को जीजी के पास भेज देते हैं कुछ समय के लिए। अगर आप चाहते हैं कि घर को गिरवी रखें तो मैं आपके फैसले के साथ हूँ। अगर इससे हमारे परिवार और फैक्ट्री के सदस्यों को कोई परेशानी नहीं होगी तो आप ऐसा करने में मत हिचकिचाइए। हम कुछ दिन ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं। मीरा के इतने प्यार से कहने पर कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया। तुम्हें पता है ना मीरा, सोना के माँ के जाने के बाद हम सब कितने टूट गए थे। अगर इस वक्त तुम हमारे साथ नहीं होती तो न जाने मैं बच्चों और माँ का ध्यान कैसे रखता, कबीर ने मीरा के गले लगते हुए कहा। मीरा मुस्कुरा दी। तुम ही तो मेरा हौसला हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता, कबीर ने फिर से कहा। थैंक यू मीरा, मुझे उस वक्त संभालने के लिए जब मैं बिल्कुल अकेला था, कबीर मीरा के माथे को चूमते हुए कहा। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके आंखों में आंसू थे। कबीर, मैं आपसे और हमारे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए थैंक यू मुझे अपनाने के लिए और इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। चलो अभी सो जाते हैं, कल फिर काम पर भी तो जाना है ना, मीरा ने कहा। दोनों सो गए।